11th क्लास बेटा, वेलकम अगेन जी। तो यार इलास्टिसिटी करते करते उसकी भी लास्ट स्टेज पे आ गया यार। छोटा पार्ट था इसका, 2 लेक्चर में हमने इसका प्रीवियस पार्ट कर लिया, न्यूमेरिकल कर लिए। अब यार आज का लेक्चर जो है वो इसमें बची कुछ ही बातें हैं बेटा, छोटी मोटी सी बातें हैं, खैर इंपॉर्टेंट है लेकिन छोटी मोटी सी बातें, थ्योरेटिकल है, मैथमेटिकल इसमें ज़्यादा कुछ अभी आ जाएगा नहीं अपना। तो छोटी मोटी सी बातें उनको भी कवर अप करते हैं। हमने किया क्या अब तक, स्टार्टिंग में यंग्स मॉडुलस, बल्क मॉडुलस, मॉडुलस और रिजिडिटी एक्सेट्रा, ये सब करके उस पर अच्छे खासे चलो न्यूमेरिकल हमने टेकअप कर लिए। ओके, वो भी अभी हो सकता है और चलते रहें, डिपेंड करता है आपने कितने कर लिए। अब इसकी लास्ट स्टेज है, एक्चुअली ये पहले आया, बुक्स में देखोगे ना तो वहां पे एक टॉपिक आएगा स्ट्रेस वर्सेस स्ट्रेन कर्व, ये पहले आ जाता है, लेकिन मैंने पहले न्यूमेरिकल वाला काम पहले निपटा दिया था, बाद की चीजें पहले करा दी। अब जो पहले का एक इंपॉर्टेंट वाला टॉपिक बचा हुआ है अपना, स्ट्रेस वर्सेस स्ट्रेन कर्व, आज उसको टेकअप करते हैं। उसके बाद फिर कुछ और होगा, एप्लीकेशंस ऑफ इलास्टिसिटी वगैरह, वो भी थ्योरेटिकल काम ही है, बस डिस्कस ही करना है, वो डिस्कस कर लेंगे, ठीक है जी। तो आज की मेन हेडिंग डाल लो, इंपॉर्टेंट, स्ट्रेस वर्सेस स्ट्रेन कर्व, मतलब ये लगा लो कि इसमें से क्वेश्चन आ ही जाता है एग्जाम में, इसमें से क्वेश्चन आ ही जाता है कि कोई भी मटेरियल होगा भाई, उस पर स्ट्रेस लगाओगे तो उसमें क्या डेवलप होगी, स्ट्रेन डेवलप होगी। ओके, अब स्ट्रेस से स्ट्रेन कितनी बढ़ती है, किस प्रोपोर्शनलिटी में बढ़ती है, इन सब चीजों को डिस्कस हमने किया, तो उसको ग्राफ के फॉर्म में रिप्रेजेंट कर दिया, तो ये हो गया आपका स्ट्रेस वर्सेस स्ट्रेन कर्व। पहले तो हेडिंग डालो, ग्राफ मत बनाना, अभी बता रहे हैं 2-4 बातें। हेडिंग डाल लो स्ट्रेस वर्सेस स्ट्रेन कर्व, ठीक है जी। मटेरियल जैसा भी हो, मेटल हो नॉन मेटल हो, हर एक का हम स्ट्रेस वर्सेस स्ट्रेन कर्व बना सकते हैं। वायर के फॉर्म में हो, शीट के फॉर्म में हो, जो भी हो, उसका स्ट्रेस वर्सेस स्ट्रेन कर्व बन सकता है। फिलहाल ये जो बोर्ड पे बना हुआ है, ये स्ट्रेस वर्सेस स्ट्रेन कर्व फॉर अ मेटेलिक वायर है, लेकिन अभी हम मेटेलिक वायर वर्ड यूज ही नहीं कर रहे, वो बाद में लेकर आते हैं कि अलग अलग टाइप के मटेरियल के स्ट्रेस वर्सेस स्ट्रेन कर्व में क्या क्या चेंजेस आएंगे। फिलहाल ये किसी का नहीं है, जनरल टर्म है, स्ट्रेस वर्सेस स्ट्रेन कर्व। तो डिस्कस करते हैं बेटा, पॉइंट्स आएंगे इसमें, थोड़ा सा बस ध्यान दे देना। तो अगर बेटा हम स्ट्रेस वर्सेस स्ट्रेन कर्व बनाते हैं किसी भी मटेरियल पे, भाई तुम स्ट्रेस लगा रहे हो यानी फोर्स लगा रहे हो, फोर्स पर यूनिट एरिया, उसमें क्या हो जाएगा, स्ट्रेस हो जाएगा, जिसके कारण उसमें क्या आएगी, स्ट्रेन आएगी। एग्जाम्पल के तौर पर, फॉर एग्जाम्पल मेरे पास एक वायर ही है, मेटल की वायर है, क्योंकि मैंने बोला ये वाला ग्राफ तो एक मेटलिक वायर के लिए बन रखा है। मान लो ये मेटलिक वायर है, मैंने अभी इस पे कुछ भी नीचे वेट हैंग नहीं किया, तो यार इस पे नीचे की ओर फोर्स ही नहीं लग रहा, कोई नहीं इसको खींच रहा वायर को, तो स्ट्रेस क्या है इसकी, 0। जब स्ट्रेस 0 है तो स्ट्रेन भी क्या होगी, 0। स्ट्रेन 0 का मतलब ओरिजिनल लेंथ पे है, स्ट्रेन आपको पता है चेंज इन लेंथ अपॉन ओरिजिनल लेंथ होती है, तो स्ट्रेन 0 मतलब अभी ये अपनी ओरिजिनल लेंथ में। लाइक मैंने इसके ऊपर नहीं, इसके नीचे कुछ वेट हैंग कर दिया और एक सिस्टम के थ्रू लगाया, हुक के थ्रू लगाया कि मैं इसमें वेट जितना मर्जी क्या कर सकता हूं, चेंज कर सकता हूं। तो बेटा जब इस पे वेट लगेगा तो नीचे की ओर कुछ फोर्स लगेगा, भाई फोर्स लगेगा तो फोर्स के कारण स्ट्रेस आ जाएगी, भाई स्ट्रेस आ जाएगी तो स्ट्रेस के कारण इसमें स्ट्रेन डेवलप होगी। तो पहले स्ट्रेस ही नहीं थी तो स्ट्रेन 0 थी, भाई पहले स्ट्रेस ही नहीं थी तो स्ट्रेन 0 थी। हमने इसको फोर्स लगा दिया यानी स्ट्रेस लगनी शुरू हो गई, नीचे की ओर फोर्स लगा तो इसमें क्या आ गई, स्ट्रेन आ गई। अब अगली बात, अगर फोर्स बढ़ाओगे तो जाहिर सी बात है स्ट्रेस भी बढ़ेगी और
स्ट्रेन भी बढ़ जाएगी। अब मैं फोर्स की बात ही नहीं कर रहा, मैं तो वैसे इस पे फोर्स ही इंक्रीज कर रहा हूं। मैं हैवी ऑब्जेक्ट यहां पे जो वेट है इंक्रीज करता जाऊंगा, फोर्स इंक्रीज होता जाएगा। तो पॉइंट ये है कि मान लो हमारे पास एक वायर है, उस पे मैं वेट इंक्रीज कर रहा हूं, जिससे उसमें लगने वाली स्ट्रेस क्या होगी, इंक्रीज होगी। ठीक है, हमने स्ट्रेस को बेटा वाई एक्सिस पे लेना है, स्ट्रेन को एक्स एक्सिस पे लेना है। नॉर्मल टेंडेंसी में जो चीज हमारे कंट्रोल में होती है उसको हम एक्स पे लेते हैं, और जो उसके रिजल्ट में चेंज होती है उसको वाई में लेते हैं। लेकिन यहां थोड़ा चेंज है। अब ग्राफ का कुछ कंसेप्ट है ऐसा कि जो मैं चेंज कर रहा हूं, मैं स्ट्रेस इंक्रीज कर रहा हूं वेट इंक्रीज करके, वो वाई पे ले रहे हैं, और इसको स्ट्रेन को एक्स एक्सिस पे ले रहे हैं, क्योंकि हमने हुक्स लॉ पढ़ा हुआ है यार। हुक्स लॉ में ना हमने पढ़ा हुआ है कि जो स्ट्रेस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू स्ट्रेन। अब देखो लॉजिकली देखो, तो आप पहले स्ट्रेस लगा रहे हो फिर उसमें स्ट्रेन डेवलप होती है, लेकिन बोलने में सॉरी मैथमेटिकली ये लगेगा कि जैसे हम स्ट्रेन इंक्रीज कर रहे हैं उसके कारण उसके अंदर स्ट्रेस डेवलप हो रही है। एक ही बात है। तो स्ट्रेन हमारे कंट्रोल में, तो स्ट्रेस लगाना है, स्ट्रेन उसके अंदर डेवलप होती है, लेकिन ओवरऑल स्ट्रेन हमारे कंट्रोल में मान रहे हैं हम कि जी मैं स्ट्रेन इंक्रीज कर रहा हूं, उसके कारण उसके अंदर स्ट्रेस डेवलप हो रही है। तो वाई एक्सिस पे स्ट्रेस रहेगा, एक्स एक्सिस पे स्ट्रेन रहेगा। मेरी बात पॉइंट क्लियर हुआ? मैंने बोला वैसे तो हमारे कंट्रोल में जो फैक्टर है वो स्ट्रेस है। मैं फोर्स इंक्रीज करता हूं, उससे स्ट्रेस इंक्रीज होती है, फिर स्ट्रेन डेवलप हो जाती है उसमें। लेकिन अब इस कंसेप्ट के हिसाब से हम मान के चलेंगे स्ट्रेन हमारे कंट्रोल में है कि मैं स्ट्रेन दे रहा हूं, उस स्ट्रेस उसके अंदर डेवलप हो रही है, इसलिए स्ट्रेन एक्स एक्सिस पे आएगा और स्ट्रेस वाई एक्सिस पे आएगा। सुनते रहना बस, ग्राफ की शेप उसके पॉइंट क्लियर होने चाहिए। तो मेरे पास वाई टाइप मटेरियल है, मैं उसके ऊपर वेट इंक्रीज करता जा रहा हूं, जैसे स्ट्रेस इंक्रीज हो रही है स्ट्रेन बढ़ती जा रही है। तो बेटा ये स्ट्रेस है, ये स्ट्रेन है। पॉइंट ये स्टार्टिंग इसकी क्या है, अभी जर्नल है ये। जर्नल मतलब कोई भी मटेरियल हो सकता है, लेकिन मैंने एग्जांपल वायर वाला लिया। जब यार स्ट्रेस जीरो होगी तो स्ट्रेन भी क्या होगी, जीरो। स्ट्रेस इंक्रीज कर दी तो स्ट्रेन भी क्या हो रही है, इंक्रीज हो रही है। यहां कह रहा हो स्ट्रेन इंक्रीज कर रहे हो तो स्ट्रेस भी क्या हो रही है, इंक्रीज हो रही है। तो जैसे जैसे आप स्ट्रेस बढ़ाते जाओगे स्ट्रेन भी बढ़ेगी, और ये स्ट्रेट लाइन ग्राफ शो होगा। मतलब जैसे हुक्स लॉ कहता ना, स्ट्रेस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू स्ट्रेन। तो अगर वायर में स्ट्रेन इंक्रीज करोगे तो स्ट्रेस भी इंक्रीज होगी, स्ट्रेन इंक्रीज करोगे स्ट्रेस भी इंक्रीज होगी, तो ये बिल्कुल स्ट्रेट लाइन ग्राफ बनेगा। हुक्स लॉ क्या कहता था कि जी स्ट्रेस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू स्ट्रेन। ये हुक्स लॉ कहता है स्ट्रेस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू स्ट्रेन। ठीक है, अब स्ट्रेस डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है तो स्ट्रेट लाइन आनी चाहिए थी। तो देखो स्ट्रेट लाइन आ रही है, सीधी सी बात है। स्ट्रेस डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू स्ट्रेन बिल्कुल फॉलो हो रहा है, और स्ट्रेट लाइन खैर आ भी रही है। लेकिन आप देख पा रहे होगे ए तक तो स्ट्रेट लाइन है, देखो ओ से ए तक तो स्ट्रेट लाइन है, उसके बाद स्ट्रेट लाइन नहीं आ रहा, ग्राफ में चेंज आ रहा है। तो हम कहेंगे ये नोट पॉइंट्स हैं इसके, मतलब इसका कंक्लूजन यही निकल रहा है। यहां पे मैं लिखता चले जा रहा हूं, बाकी आपने अपने नोट्स में से पढ़ लेना चाहिए। ठीक है, अब इसमें पॉइंट ये है कि जी ओ से लेकर ए तक, ओ से लेकर ए तक तो स्ट्रेट लाइन ग्राफ आ गया। स्ट्रेट लाइन आने का मतलब स्ट्रेस डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू स्ट्रेन, साफ साफ दिख रही है। स्ट्रेस डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू स्ट्रेन मतलब
हुक्स लॉ इज फॉलोड। हुक्स लॉ में वो तो प्रोपोर्शनलिटी वाली बात थी, तो हुक्स लॉ फॉलो हो रहा है, ओ से ए तक हुक्स लॉ प्रॉपरली फॉलो हो रहा है। ठीक है, हम ए पॉइंट को, जो अपना ए पॉइंट है ना, उसको प्रोपोर्शनल लिमिट भी कह देते हैं। ठीक है, ए पॉइंट को हम प्रोपोर्शनल लिमिट भी कह देते हैं। प्रोपोर्शनल लिमिट यानी कि भैया ए तक ठीक है, प्रोपोर्शनलिटी थी। तो पॉइंट ये है कि अगर तो स्ट्रेस इतनी लगाओगे तो जो स्ट्रेन है, ये स्ट्रेन है, ये वाली, ये इतनी स्ट्रेन अगर कर दी, उसके बाद आपने स्ट्रेस रिमूव भी कर दी, तो वो अपनी ओरिजिनल शेप की ओर बढ़ जाएगा और बिल्कुल प्रोपोर्शनलिटी फॉलो हो रही है। तो ओ से ए तक तो हुक्स लॉ क्या हो रहा है, फॉलो हो रहा है। मेरे पास वायर है, वायर पे मैं वेट बढ़ाते जा रहा हूं, बढ़ाते जा रहा हूं, बढ़ाते जा रहा हूं, बढ़ाते जा रहा हूं, बढ़ाते जा रहा हूं। ठीक है जी, ए पॉइंट तक जितना की स्ट्रेस बढ़ती थी उतनी की स्ट्रेन बढ़ रही है, जितनी की स्ट्रेस बढ़ती थी उसी प्रोपोर्शनलिटी में स्ट्रेन बढ़ रही है, स्ट्रेन बढ़ रही है, स्ट्रेन बढ़ रही है। हम कहेंगे बहुत बढ़िया, हुक्स लॉ फॉलो हो रहा है, कोई दिक्कत नहीं है, प्रोपोर्शनल है। लेकिन यार अगर तुम हटोगे ही नहीं, लिमिट क्रॉस करने लग जाओगे, तो गड़बड़ होती है ना लिमिट क्रॉस करने पर। तो अगर आप लिमिट क्रॉस करोगे तो फिर प्रोपोर्शनलिटी नहीं रहेगी। अब थोड़ी सी स्ट्रेस इस पॉइंट तक तो ठीक है, स्ट्रेस डायरेक्टली प्रोपोर्शनल स्ट्रेन था। अब ए पॉइंट तक आप स्ट्रेस दे चुके हो, इससे ज्यादा स्ट्रेस दे दोगे तो स्ट्रेन ज्यादा हो जाएगी, वो थोड़ा ज्यादा खींच जाएगा। उसकी इलास्टिसिटी की भी लिमिट है ना, तो इस पॉइंट तक तो चलेगा, इससे ज्यादा दे दोगे तो प्रोपोर्शनलिटी खत्म हो जाएगी। देखो स्ट्रेन ज्यादा आ रही है और स्ट्रेस कम की थी तुमने, तो ये ग्राफ उस तरफ थोड़ा ज्यादा बढ़ा। तो ए तो थी प्रोपोर्शनल लिमिट, अगर स्ट्रेस इस पॉइंट तक है तो ठीक है, हुक्स लॉ पूरी तरह से फॉलो होगा। ए क्रॉस कर दोगे तो स्ट्रेस कम पे भी स्ट्रेन क्या हो जाएगी, ज्यादा हो जाएगी। ठीक है, लेकिन चलो कोई दिक्कत नहीं है, आपने ए क्रॉस किया, लेकिन आगे ना एक बी पॉइंट भी आना है, आगे एक बी पॉइंट आना है। आपने ए नहीं क्रॉस किया तो हुक्स लॉ पूरी तरह फॉलो होता रहा। ए पॉइंट क्रॉस हो गया तो हुक्स लॉ फॉलो ना बंद हो गया, लेकिन अभी भी अगर आप स्ट्रेस कम कर दोगे तो वायर अपनी ओरिजिनल लेंथ गेन कर लेगी। आप स्ट्रेस इंक्रीज करते हो, स्ट्रेन आ जाती है, स्ट्रेस डिक्रीज कर देते हो, स्ट्रेन कम हो जाती है, स्ट्रेस जीरो कर देते हो, स्ट्रेन बिल्कुल क्या हो जाती है, जीरो आ जाती है। आप स्ट्रेस इंक्रीज करो, स्ट्रेन बढ़ेगी बढ़ेगी बढ़ेगी, ए तक तो प्रोपोर्शनलिटी से बढ़ जाएगी। ए क्रॉस करके स्ट्रेस ज्यादा कर दोगे, स्ट्रेन एकदम ज्यादा हो जाएगी। लेकिन चलो अगर आपने बी क्रॉस नहीं किया है तो अगर आप अपनी स्ट्रेस कम कर दोगे तो स्ट्रेन कम हो जाएगी, स्ट्रेस जीरो कर दोगे स्ट्रेन भी जीरो आ जाएगी, अपनी ओरिजिनल लेंथ में वो आ जाएगा। सुनते जाना। लेकिन अगर अब यहां पर आपने बी पॉइंट भी क्रॉस करवा दिया, यानी आपने जो स्ट्रेस का लेवल है इससे भी बढ़ा दिया, तो स्ट्रेन इससे भी बढ़ जाएगी, इससे भी ज्यादा हो जाएगी स्ट्रेन। अब अगर आपने बी पॉइंट क्रॉस करवा दिया, स्ट्रेन ज्यादा हो गई, अब भाई स्ट्रेस कम भी कर दोगे ना, स्ट्रेस अगर कम भी कर दोगे तो भी वो अपनी ओरिजिनल लेंथ में नहीं आ पाएगी वायर, उसमें
कुछ ना कुछ परमानेंटली स्ट्रेन आ जाएगी। बात को समझो, लेंथ बढ़ाई बढ़ाई बढ़ाई, ए पॉइंट तक स्ट्रेस और स्ट्रेन प्रोपोर्शनल थे, कम कर दोगे वापस ओरिजिनल लेंथ पे आ जाएगी। ए तक बढ़ा दोगे स्ट्रेन बढ़ जाएगी, स्ट्रेस कम कर दोगे ओरिजिनल लेंथ पे आ जाएगी, स्ट्रेन जीरो हो जाएगी। ये चल रहा है और बिल्कुल प्रोपोर्शनलिटी चल रहा है। ए पॉइंट क्रॉस किया, प्रोपोर्शनलिटी खत्म हो गई, लेकिन अगर स्ट्रेस कम कर दोगे वो अपनी ओरिजिनल लेंथ पे अभी भी आ जाएगा। ए क्रॉस करने से प्रोपोर्शनल नहीं रहा, लेकिन अगर आप स्ट्रेस जीरो करोगे वापस तो अपनी ओरिजिनल लेंथ पे आ जाएगा। लेकिन अगर आपने स्ट्रेस इंक्रीज करते करते पहले ए क्रॉस करवाया, प्रोपोर्शनलिटी खत्म हुई, फिर यार बी भी क्रॉस करवा दिया तुमने, स्ट्रेस को ज्यादा कर दी, इस लेवल से भी ऊपर ले गए, तो इसमें स्ट्रेन और बढ़ जाएगी। यार स्ट्रेन तो और बढ़ेगी सो बढ़ेगी। अब अगर स्ट्रेस कम होती है तो स्ट्रेन कम तो होगी, लेकिन जीरो अब कभी नहीं होगी, उसमें परमानेंटली कुछ ना कुछ स्ट्रेन रह जाएगी। इस पॉइंट को अगर क्रॉस कर दिया तो इसके बाद अगर आपने स्ट्रेस जीरो भी कर दी तो भी कभी है अपनी ओरिजिनल लेंथ में नहीं आ पाएगा। ये ओरिजिनल लेंथ थी, मतलब स्ट्रेन जीरो थी, इसमें कुछ ना कुछ परमानेंटली स्ट्रेन आ जाएगी बेटा, कुछ ना कुछ स्ट्रेन परमानेंटली इसमें आ जाएगी। अब ये जो चीज है इसको कहते हैं हम परमानेंट स्ट्रेन या फिर परमानेंट सेट कहते हैं। ए क्रॉस करोगे तो चलो प्रोपोर्शनलिटी खत्म हुई है, परमानेंट स्ट्रेन तो नहीं ना आएगी भाई। बी पॉइंट क्रॉस करवा दिया तो परमानेंट स्ट्रेन ही आनी है। तो पहली बात ये थी, ये प्रोपोर्शनल लिमिट वाला कंसेप्ट था, ठीक है। ये चल मिटा देते हैं। अब ये पॉइंट बना रहा हूं मैं कि फर्स्ट पॉइंट तो ये था हुक्स लॉ, चलो ठीक है फॉलो हो रहा है। दूसरी बात कि जो अपना बी पॉइंट है, बी को कहते हैं, ए को प्रोपोर्शनल लिमिट बोला था ना, बी अब अपनी यार इलास्टिक लिमिट है। बी इज इलास्टिक लिमिट, उसको क्रॉस कर दिया तो झिंगलाला हो जाएगा, वो कभी भी अपनी ओरिजिनल शेप में नहीं आ पाएगा, ठीक है। ये लगा लो, बहुत ज्यादा तो नहीं, 1% तक परमानेंट स्ट्रेन आ जाती है ओरिजिनल लेंथ की 1%। अब 100 सेंटीमीटर है, अब 100 सेंटीमीटर की लेंथ है, अगर उसको ज्यादा किए तो 100 सेंटीमीटर काफी होता है, तो 1 सेंटीमीटर तक की उसमें क्या आ जाएगी, परमानेंट स्ट्रेन आ जाएगी, ठीक है जी। तो अपने पास वायर है जी, वायर पे मैंने स्ट्रेस लगानी शुरू की, वेट बढ़ा रहा हूं, बढ़ाते 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 ए पॉइंट पे पहुंचे कि यार ए से नीचे नीचे ठीक है, वापस भी जीरो भी कर दोगे स्ट्रेस तो स्ट्रेन जीरो हो जाएगी। फिर तुमने ए क्रॉस करवा दिया कि यार ए तक तो प्रोपोर्शनल ही था, ए क्रॉस कर दो, लेकिन बी नहीं करना है, प्रोपोर्शनलिटी खत्म हो जाएगी। लेकिन ऐसा नहीं है कि वो वापस अपनी ओरिजिनल लेंथ में ना आ पाए, आ जाएगा, क्योंकि तुमने बी क्रॉस नहीं करवाया था, इलास्टिक लिमिट क्रॉस नहीं करवाई थी। लेकिन यार अगर तुम वेट बढ़ाते जा रहे हो उस वायर पे, वो जो वहां बनी हुई थी अभी, वेट बढ़ाते जा रहे हो, पहले ए क्रॉस होगा, प्रोपोर्शनलिटी खत्म होगी, फिर और बढ़ा रहे हो, यार बी पॉइंट भी तुमने क्रॉस करवा दिया, इलास्टिक लिमिट भी क्रॉस करवा दी, उसमें परमानेंट स्ट्रेन आ गई, तुम्हें पता है परमानेंट स्ट्रेन है। अब जीरो भी कर दोगे तो भी ओरिजिनल लेंथ में नहीं आना है, लेकिन तुम हट ही नहीं रहे हो, पता नहीं क्या हो गया तुम्हें,
तुम कह रहे हैं अब हो गया, अब देखी जाएगी जो हो रहा है, ए क्रॉस हो गया था, प्रोपोर्शनलिटी खत्म, बी क्रॉस हो गया, तुम्हें पता है अब इसने ओरिजिनल लेंथ में नहीं आना है, लेकिन तुमने कहा और वेट डालो साला, उस पर और वेट डाला, उसकी लेंथ और इंक्रीज होगी। अब इसके बाद बी के बाद स्ट्रेस में थोड़ा कम चेंज कर रहे हो, स्ट्रेन ज्यादा बढ़ती जा रही है, ओरिजिनल लेंथ में भी उसने आना नहीं है, तुम कह रहे हो और वेट डालो उसमें, और लटकाओ उसको, और वेट इंक्रीज करोगे स्ट्रेस और बढ़ेगी, स्ट्रेन और बढ़ेगी, और वेट इंक्रीज करोगे स्ट्रेस और बढ़ेगी, स्ट्रेन और बढ़ेगी। यार उसके बाद एक स्टेज ऐसी आएगी कि तुम थोड़ा सा वेट और डालोगे, वो एकदम ही खिंच जाएगी वायर, एकदम ही वायर खिंच जाएगी। वायर भी बोलेगी कि यार अब तो हद हो गई, कितना कंट्रोल करूं मैं, कितना सहन करूं मैं। एक स्टेज पे आके वायर भी हिम्मत हार जाएगी कि ये ले यार, खींच ले जितना खींचना है, वो एकदम ही खींच जाएगी। यानी ये जो बी इलास्टिक लिमिट थी, तुम इसको भी क्रॉस कर कर स्ट्रेस बढ़ा रहे हो, क्रॉस कर कर और स्ट्रेस बढ़ा रहे हो, तो यार एक सी पॉइंट आएगा जिसमें वायर हिम्मत हार जाएगी, वो कहेगी ले भाई खींच ले जितना खींचना है, एकदम ही स्ट्रेन बढ़ेगी। देखो उस तरफ स्ट्रेन है, ये ग्राफ उधर को चल रहा है मतलब स्ट्रेन ज्यादा बढ़ रही है, ऊपर को चल रहा है मतलब स्ट्रेस बढ़ रही है, इस तरफ चल रहा है एक्स एक्सिस में यानी स्ट्रेन बढ़ रही है। तो सी पॉइंट पे यार एकदम ही थोड़ी सी स्ट्रेस में चेंज होने से एकदम ही स्ट्रेन बढ़ जाएगी। बस वायर अब हिम्मत हार चुकी है, उसने यील्ड कर दिया, हथियार डाल दिए, वो एकदम ही खिंच जाएगी, कहते ले ले तोड़ ले साला मेरे को। एकदम जब खिंच जाएगी तो सी पॉइंट जो है, सी जिस पे वो एकदम खिंच गई थी, इसको हम कहेंगे यील्ड पॉइंट। तो बी इलास्टिक लिमिट है, यहां पे यार एक तीसरा पॉइंट आ गया सी, जिसको हम क्या बोलेंगे यील्ड पॉइंट। ठीक है, यील्ड मतलब कि बस उसने अपने आप यील्ड कर दिया, समर्पण कर दिया कि बस तोड़ ले भाई, अब तो तोड़ ही ले, बच्चा तो कुछ है नहीं, परमानेंट स्ट्रेन आई चुकी है तो तोड़ ले। तो एकदम ही खिंच जाएगी। अब एकदम ही जब खिंचेगी, उसके बाद ये थोड़ा सा ग्राफ नीचे की ओर ही आ जाएगा, थोड़ा सा ग्राफ नीचे ही आ जाएगा, मतलब स्ट्रेस और भी कम भी रखोगे तो भी वो टूटने की स्थिति में आएगी है। और इस स्टेज पे एक डी पॉइंट आएगा जिसको क्या कहते हैं फ्रैक्चर पॉइंट या फिर ब्रेकिंग पॉइंट। ठीक है जी, फ्रैक्चर पॉइंट या फिर ब्रेकिंग पॉइंट कह देंगे। मतलब यहां पर आकर फिर वायर ने क्या कर जाना है, ब्रेक ही कर जाना है, फ्रैक्चर पॉइंट या ब्रेकिंग पॉइंट। तो एक बार फाइनली अब ये समझो कि आपने ना 4 पॉइंट्स हैं वो डिस्कस करने हैं इसमें, स्ट्रेस वर्सेस स्ट्रेन कर्व में 4 पॉइंट डिस्कस करने हैं कि जी O से लेके A तक तो प्रोपोर्शनल लिमिट है, आप वायर थी, वायर को खींच रहे हो खींच रहे हो खींच रहे हो खींच रहे हो, इतना खींच दिया कि इसमें काफी स्ट्रेन आ गई, लेकिन आपने बहुत ज्यादा नहीं खींचा, प्रोपोर्शनलिटी कम से कम बनी हुई है, लेकिन A पॉइंट क्रॉस कर दिया तो प्रोपोर्शनलिटी खत्म हो जाएगी, लेकिन फिर भी वो अपनी ओरिजिनल शेप में आ जाएगा, आप छोड़ दोगे उसको तो स्ट्रेस जीरो कर दोगे तो। लेकिन अगर आपने खींचते खींचते बी क्रॉस करवा दिया तो वो ओरिजिनल शेप में नहीं आ पाएगा, खत्म हो जाएगा, उसमें परमानेंट स्ट्रेन आ जाएगी पक्का, वो कभी नहीं जाएगी जिंदगी भर उसमें से। अगर आपने बी पॉइंट भी क्रॉस करवा दिया, सी नहीं करवाया, चलो ठीक है उसमें परमानेंट स्ट्रेन रहेगी, लेकिन फिर भी वायर बहुत ज्यादा नहीं खींचेगी, टूटेगी उटेगी नहीं। लेकिन बेटा सी पॉइंट आता है जिसको यील्ड पॉइंट कहते हैं,
यील्ड क्रॉस करवा दोगे मतलब ज्यादा स्ट्रेस कर दोगे तो वो वायर एकदम ही खिंच जाती है। बीच में छोड़ दोगे चल वो टूटेगी नहीं, वहां पे भी छोड़ दोगे वो लटकी है, लंबी सी खिंची हुई सी, जैसे कई बार खींच दो ना बीच में से खिंची सी वायर हो जाएगी, काम की नहीं रहेगी, लेकिन चलो टूटेगी नहीं, दो टुकड़े नहीं होंगे। लेकिन उसके बाद थोड़ा सा और किया तो वो क्या हो जाएगी, टूट भी जाएगी। तो डी क्या हो गया इसका, ब्रेकिंग पॉइंट हो गया। तो यार ये था आपका स्ट्रेस वर्सेस स्ट्रेन ग्राफ। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है यार, ऐसे बनाने को आ जाता है तो आपने ग्राफ बनाना है प्रॉपर शेप के साथ, और उसके बारे में ये पॉइंट्स डिस्कस कर देनी है। ओ से ए इलास्टिक लिमिट है, सॉरी इलास्टिक लिमिट नहीं, प्रोपोर्शनल लिमिट है, बी आपकी इलास्टिक लिमिट है, ओ से ए तक आपका इलास्टिक बिहेवियर माना जाएगा बेटा। ओ से ए तक कौन सा बिहेवियर ग्राफ में भी शो कर सकते हो, लेकिन ग्राफ में नहीं मैं करता, वहां पे गंदा सा हो जाएगा। ओ से ए तक आपका कैसा बिहेवियर माना जाएगा, इलास्टिक बिहेवियर, ठीक है जी, इलास्टिक बिहेवियर माना जाएगा। जो आपका सी से डी है वो प्लास्टिक बिहेवियर, ठीक है। यहां पे सी से डी जो है आपका, ये छोटा करके लिख देता हूं, प्लास्टिक बिहेवियर। सी से डी है बेटा प्लास्टिक बिहेवियर, और ओ से ए तक ये कौन सा है, ये आपका इलास्टिक बिहेवियर। ये भी याद रखना है, परमानेंट स्ट्रेन 1% के करीब ही होती है, और यहां पर टूटने से पहले ये प्लास्टिक बिहेवियर के दौरान 30% तक भी इसमें स्ट्रेन आ सकती है अगर ये कोई मेटेलिक वायर है तो स्ट्रेस वर्सेस स्ट्रेन कर्व क्लियर होना चाहिए। लगे 20-25 मिनट इसको एक्सप्लेन करने में, तो इसमें एग्जाम में डायरेक्ट आ जाएगा कि ड्रॉ स्ट्रेस वर्सेस स्ट्रेन कर्व, या आ जाएगा ड्रॉ स्ट्रेस वर्सेस स्ट्रेन कर्व एंड गिव सम पॉइंट्स ऑफ डिस्कशन फ्रॉम इट या कंक्लूजन फ्रॉम इट। तो आपने जो भी है ऐसे करके एक्सप्लेन कर देना है, ठीक है। अब आती है अगली बात, हेडिंग ही डाल लेना, क्लासिफिकेशन ऑफ बिहेवियर, क्लासिफिकेशन ऑफ मटेरियल्स ऑन द बेसिस ऑफ स्ट्रेस वर्सेस स्ट्रेन कर्व। किसी भी मटेरियल की स्ट्रेस वर्सेस स्ट्रेन कर्व को स्टडी कर उसको क्लासिफाई किया जा सकता है कि ये किस टाइप का मटेरियल है बेटा। तो अगली आपसे मैंने हेडिंग डलवाई है, क्लासिफिकेशन ऑफ मटेरियल्स ऑन द बेसिस ऑफ स्ट्रेस वर्सेस स्ट्रेन कर्व। अब देखो यार, मटेरियल्स जो होते हैं 2-3 तरह के अगर मैं कैटेगराइज करूं हो ही सकते हैं। जैसे हेडिंग क्या थी भाई, क्लासिफिकेशन ऑफ मटेरियल्स ऑन द बेसिस ऑफ स्ट्रेस वर्सेस स्ट्रेन कर्व। अब जैसे एक आपने सुना होगा, एक होते हैं मटेरियल्स जिसको हम कहते हैं डक्टाइल, ठीक है। एक आपने वर्ड सुना होगा मेलिएबल, है ना, एक वर्ड होगा डक्टाइल, एक वर्ड होगा मेलिएबल। डक्टाइल मतलब मेटल्स की प्रॉपर्टी है, या बचपन में पढ़ते होगे 7वीं 8वीं में कि जो मेटल्स हैं इनकी ये प्रॉपर्टी होती है, दे आर डक्टाइल, दे आर मेलिएबल। डक्टाइल मतलब दे कैन बी ड्रॉन इनटू, मेटल्स कैन बी, मेटल की प्रॉपर्टी है, बचपन में मैंने बोला सुनी होंगी भाई, डक्टाइल मेलिएबल तो आता ही रहता है। तो डक्टाइल मतलब विच कैन बी ड्रॉन इनटू थिन वायर्स, मेटल्स कैन बी ड्रॉन इनटू थिन वायर्स, इसलिए उनको डक्टाइल कहते हैं। या दे कैन बी ड्रॉन इनटू थिन शीट्स, उनको शीट्स में ड्रॉ किया जा सकता है। मेटल को कूट कूट कर उसकी शीट बना देते हैं यार, लोहे को कूट कूट के फैलाते जाओ जितना मर्जी। तो मेलिएबल मतलब उसको कूट कूट कर उसकी शीट बनाई जा सकती है। अंग्रेजी में बोलूं तो दे कैन बी ड्रॉन इनटू थिन शीट्स। डक्टाइल मतलब उसको खींच कर पतला किया जा सकता है, यानी अंग्रेजी में बोलूं तो दे कैन बी ड्रॉन इनटू थिन वायर्स। तो डक्टाइल मेलिएबल पता होगा, ठीक है। अच्छा, एक और शब्द का हम इस्तेमाल करेंगे
जिसको कहते हैं ब्रिटल। यार एक होता है वो खिंच जाता है, जैसे मेटल की बात कर रहे हैं, मेटल की वायर जो है वो खिंची जाएगी। एक होता है ब्रिटल, यार जो एकदम टक करके टूट जाए, वो क्या हो गए, वो ब्रिटल होते हैं। अच्छा, प्लास्टिक जो होती है वो भी दो तीन तरह की होती है। आपके पास पेन है, पेन भी ना दो तीन तरह की प्लास्टिक में आते हैं। कई पेन ऐसे होते हैं, उनको पकड़ के ऐसे 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 मरोड़ो तो मुड़ जाएंगे, वो निशान पड़ जाएगा उन पे परमानेंटली, मुड़ जाएंगे, टूटेंगे नहीं। देख, जो रिफिल होती है ना, रिफिल पेन की जो रिफिल होती है, उसकी प्लास्टिक इस कैटेगरी की है कि उसको ऐसे करके मोड़ दो, मुड़ जाएगी, वो टूटती नहीं है ना। ज्यादा मोड़ोगे उस पर निशान पड़ जाएगा, वो टूटेगी नहीं, टक करके नहीं टूटेगी, काटनी पड़ती है। अच्छा, कई पेन ऐसे भी आते हैं, उनको अगर करो पहले तो ठीक है 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 ठीक है, एक स्टेज पे आके वो टूट जाते हैं, टक कर कर टूटेंगे, टक कर कर। स्केल जो होते हैं ना प्लास्टिक वाले जितने भी स्केल हैं वो टक करके टूटते हैं, उनको मोड़ोगे तो टक। जितने भी मटेरियल कुछ इस तरीके से एकदम ब्रेक कर जाते हैं, उनको किस कैटेगरी में डालते हैं हम, ब्रिटल। ये ब्रिटल की कैटेगरी में आएंगे, जो एकदम टूट जाएंगे। जब तक तो ठीक है, सहन शक्ति है, सहन करते रहेंगे करते रहेंगे करते रहेंगे, उनमें परमानेंट स्ट्रेन भी नहीं आएगी, लेकिन एक स्टेज पे आके एकदम जो टूटे हैं वो क्या हो गए, ब्रिटल। आप इमेजिन कर सकते हो कई तरह के मटेरियल, टाइल जो है आपकी, जो टाइल्स वगैरह होती है ना, लगती हैं वॉल टाइल वगैरह, वो भी ब्रिटल है। उन पर ज़्यादा फोर्स लगाओगे वो एकदम टूट जाएंगे, ज़्यादा फोर्स लगेगा तो फिर टूटेंगी तो एकदम टूटेंगी, मुड़ेंगी नहीं। ये जो आयरन वगैरह मेटेलिक हैं, ये एकदम नहीं टूटे, मुड़ते रहेंगे मुड़ते रहेंगे मुड़ते रहेंगे मुड़ते रहेंगे, एक लिमिट बहुत ज़्यादा हो जाएगी तब जाके टूटते हैं। तो कर ही रहा हूँ एक डक्टाइल मैलेबल ब्रिटल। हम स्ट्रेस वर्सेस स्ट्रेन कर्व पढ़ रहे थे, ये एज इट इज डायरेक्ट आ जाता है या इसमें से कुछ कंक्लूजन निकालने के लिए आ जाता है। अगर ये डायरेक्ट आ जाए, वैसे ये जो ग्राफ बना हुआ है ये एक मेटेलिक वायर के लिए बना हुआ है, ठीक है, यानी कि ये एक डक्टाइल मटेरियल के लिए बना हुआ है। लेकिन डक्टाइल वाले में ना सारे पॉइंट शो हो जाते हैं, तो जनरल में भी हम डक्टाइल वाले यूज कर देते हैं। तो ये फिलहाल तो ग्राफ बनाया था मैंने जनरल स्ट्रेस वर्सेस स्ट्रेन कर्व, ठीक है। अब अगली बात आती है, इस ग्राफ के आधार पर हम दो तीन तरह के मटेरियल्स को कैटेगराइज कर सकते हैं। मैलेबल बाद में बताता हूं, पहले डक्टाइल और ब्रिटल देखो। अगर ये ग्राफ पूरा ऐसा आ रहा है किसी मटेरियल के लिए कि जी पहले इलास्टिक लिमिट आई, फिर प्रोपोर्शनल लिमिट आई, पहले फिर इलास्टिक लिमिट आई, फिर यील्ड पॉइंट आया, फिर जाके ऐसे टूटा, तो समझ लो ये मटेरियल डक्टाइल है। क्योंकि डक्टाइल में ही ऐसा होगा, प्रोपोर्शनल लिमिट आएगी, फिर यील्ड पॉइंट भी आएगा, फिर वो वायर खिंचेगी भी, फिर जाके टूटेगी। तो डक्टाइल जो है उसमें बकायदा ये प्लास्टिक बिहेवियर बीच में आना है, यानी कि ये जो सी जो है यील्ड पॉइंट, मैंने इसके ऊपर लिखे नहीं थे बेटा, वो ग्राफ ज्यादा गंदा हो जाता, साइड पे लिख दिए थे, ए क्या है, बी क्या है, सी क्या है। तो यील्ड पॉइंट उसमें बकायदा आएगा, ठीक है। तो एग्जाम में अगर आ जाए ड्रॉ स्ट्रेस वर्सेस स्ट्रेन कर्व, तो ये बनाना है। एग्जाम में अगर आ जाए ड्रॉ स्ट्रेस वर्सेस स्ट्रेन कर्व एंड गिव सम पॉइंट्स ऑफ कंक्लूजन, तो ये ग्राफ बना के इसके जो हमने कंक्लूजन किए वो देने हैं। अब अगली बात, अगर एग्जाम में क्वेश्चन आ जाए ड्रॉ स्ट्रेस वर्सेस स्ट्रेन कर्व फॉर अ डक्टाइल मटेरियल, तो भी यही बनाना है। अब मैंने क्लासिफिकेशन स्टार्ट कर दी। क्लासिफिकेशन में पहले नंबर पे क्या है, डक्टाइल मटेरियल, ठीक है। डक्टाइल मटेरियल का ग्राफ फिर मैंने बना रखा है। ये ग्राफ जनरल में भी चलेगा, जनरल डिस्कशन में, क्योंकि सारे पॉइंट इसमें आ रहे हैं, और डक्टाइल के लिए भी चलेगा, क्योंकि एक्चुअली ये डक्टाइल के लिए ही बनाया गया है। यानी ये एक मेटालिक
वायर के लिए बनाया गया। ठीक है जी। अब अगली बात आती है, ये हो गया है ना। अगली बात आ गई बेटा ब्रिटल, मेटलिक को बाद में देखते हैं। अगर बेटा ब्रिटल मटेरियल है तो उसमें प्रोपोर्शनल लिमिट आएगी, इलास्टिक भी आएगी यार, यील्ड पॉइंट नहीं आएगा, सीधा ब्रेकिंग पॉइंट ही आएगा। यील्ड पॉइंट नहीं आएगा, यील्ड नहीं करना है इसने, सीधा टूटना है। यील्ड पॉइंट और ब्रेकिंग पॉइंट एक ही जगह पर समझ ले, हमने शो कर देनी है, इसमें यील्ड पॉइंट आता ही नहीं है। अगर ब्रिटल मटेरियल का स्ट्रेस वर्सेस स्ट्रेन कर्व बनाना हो, हमने आ जाएगा एग्जाम में, ये y है, ये x है, ये स्ट्रेन है और ये स्ट्रेस है। तो बेटा ब्रिटल मटेरियल में ठीक है, हम O से A शो करेंगे, ठीक है जी। चलो यार B भी कर देंगे, बस अब यहीं पर CD सब खत्म, टूट गया टक कर। ये ब्रिटल मटेरियल का क्या है, स्ट्रेस वर्सेस स्ट्रेन कर्व, सिंपल। ये जनरल भी है, जनरल डिस्कशन में चाहिए, ये डक्टाइल का भी है, मेटलिक वायर का, ये किसी भी ब्रिटल मटेरियल का इस तरह का स्ट्रेस वर्सेस स्ट्रेन कर्व का। भाई एग्जाम में क्वेश्चन आ सकता है, बता रहा हूं, तो कर लेना। अब आगे एक मैलिएबल भी होते हैं यार। मैलिएबल जो है मतलब उनको थिन शीट्स में हमने क्या करना है, ड्रॉ करना है, तो उनका ग्राफ ना नेगेटिव में बनाते हैं। नेगेटिव में क्यों? क्योंकि उनकी स्ट्रेन नेगेटिव है। भाई वायर को खींच रहा है तू, लेंथ बढ़ रही है, तो स्ट्रेन पॉजिटिव है। अब तू मेटल को कूट रहा है, तो कूटेगा तो उसकी थिकनेस कम होगी ना, तो उसकी स्ट्रेन कैसे लेते हैं, नेगेटिव लेते हैं, नेगेटिव स्ट्रेन उसकी नेगेटिव है। इसलिए इसका ग्राफ, अगर मैं मैलिएबल की बात कर रहा हूं, ये मैलिएबल के लिए। अब आ जाएगा, क्या करोगे, 1 मिनट लगाता हूं, बना देता हूं, एग्जाम में आ जाता है ना बेटा। मैलिएबल होगा तो इसका ग्राफ कुछ ऐसे बनाते हैं, उल्टा बनाते हैं, ठीक है। ये वही स्ट्रेन रहेगी, इधर वही स्ट्रेस रहेगी। ये ग्राफ कुछ ऐसे ऐसे करके बना देना। यील्ड तो इसमें भी आएगी ना। ये मैलिएबल का अगर एग्जाम में आ जाए कभी, तो मैलिएबल का ऐसे बनेगा, ब्रिटल का ऐसे बनेगा, डक्टाइल का वो जो पहले बनाया था, जनरल डिस्कशन में तो वो चाहिए फिर, ठीक है। ये भी हो गया। अच्छा एक और बात, एक रबर जो है, रबर है ना, रबर से हमने शुरुआत की थी। अगर वर्ड इलास्टिसिटी आता है या इलास्टिक आता है, इलास्टिक, तो सबसे पहले तो वो रबर टाइप मटेरियल दिमाग में आते हैं ना। अब पहले दिन हमने डिस्कस किया था, तो यार रबर जो है ना, रबर वो इलास्टिक मटेरियल्स में आती ही नहीं है, वो एक और ही कैटेगरी है, एक और ही कैटेगरी है मटेरियल्स की, जिसको हम इलास्टोमर्स कहते हैं बेटा। उसने रबर की खास बात है कि मैंने बोला कि वो इलास्टिक मटेरियल में आती नहीं है, मतलब उसने हुक्स लॉ कभी फॉलो करना ही नहीं है। रबर कभी हुक्स लॉ फॉलो यार करती ही नहीं है। उसका स्ट्रेस वर्सेस स्ट्रेन ग्राफ कभी स्ट्रेट लाइन आता ही नहीं है, तो एकदम खिंच जाती है। एक तरफ स्ट्रेन है, दूसरी तरफ स्ट्रेस है। इसका ग्राफ कभी भी स्ट्रेट आएगा ही नहीं। ये जो हम पढ़ रहे हैं ना, ऐसा तो कुछ उसमें फॉलो होना ही नहीं है। इसका ग्राफ कभी भी स्ट्रेट लाइन होता ही नहीं है। ये अलग ही कैटेगरी ऑफ मटेरियल है, इसको इलास्टोमर्स कहते हैं बेटा, ठीक है। रबर एक अलग ही कैटेगरी में आती है, इलास्टोमर्स। तो ये रबर के लिए है, या इलास्टोमर्स
कि कैटेगरी के मटेरियल के लिए है। तो यार अभी तक स्ट्रेस वर्सेस स्ट्रेन पे अपनी बात घूम रही है, आधे घंटे से ज्यादा लग गया, लेकिन जरूरी है, कर लेना, थ्योरेटिकल काम है, कर लेना। आगे भी इसको नोट आउट कर लो, दो चार बातें भी और हैं, एप्लीकेशंस ऑफ इलास्टिसिटी करेंगे हम, वो भी आज ही हम निपटा देंगे। एप्लीकेशन इलास्टिसिटी चैप्टर आपका क्लोज हो जाएगा इलास्टिसिटी वाला, बाकी न्यूमेरिकल वगैरह इसके चलो वो चलते रहेंगे, ठीक है जी। तो करो नोट। तो बेटा यार स्ट्रेस स्ट्रेन कर्व बढ़िया से कर लेना, कई जगह पे काम आएगा। अब इसके बाद यार इस चैप्टर में कुछ ज़्यादा खास चीज़ें बची नहीं है, एक दो बस पॉइंट्स हैं डिस्कस करनी है। एप्लीकेशंस ऑफ इलास्टिसिटी वो यार पढ़ने वाली बात होती है, वो फिर आपके पास नोट्स हैं ही हैं, उसमें आप रीड आउट करना, जो बातें नहीं पता लगेंगी वो लाइव में थोड़ा सा डिस्कस कर लेंगे, ठीक है। उस पर बेस कंसेप्चुअल आ सकते हैं, उनको पढ़ना। एक दो पॉइंट रह गए मेरे डिस्कस करने के लिए, वो देख लो बस, आज का लेक्चर छोटा ही है। कि एक तो यार टर्म आए जी इलास्टिक आफ्टर इफेक्ट, एक दो टर्म्स हैं बस, वो डिस्कस करा दें, ठीक है। कहानी खत्म हो गई भाई, इलास्टिसिटी वाली न्यूमेरिकल करने थे, वो आप जम के किए हमने कुछ, बाकी और भी जमकर करते रहो, ठीक है। लाइव में चलते हैं, न्यूमेरिकल तो मिल नहीं। तो दो तीन बातें रह गई यार, एक इलास्टिक आफ्टर, ये आज का लेक्चर बेटा टोटली थ्योरी वाला था, ठीक है। इलास्टिक आफ्टर इफेक्ट हो गया, एक टर्म आ जाएगी इलास्टिक फटीग, ठीक है जी, और एक टर्म आएगी इलास्टिक हिस्टेरेसिस, ठीक है। ये तीन बातें बस डिस्कस कर लेते हैं, इलास्टिक आफ्टर इफेक्ट, इलास्टिक फटीग, इलास्टिक हिस्टेरेसिस। अब ये क्या चीज है बेटा, इलास्टिक आफ्टर इफेक्ट में ये है कि यार किसी मटेरियल को आप स्ट्रेच कर दो, कंप्रेस, मतलब उसमें स्ट्रेन प्रोड्यूस करवा दो, छोड़ दो, अपना डीफॉर्मिंग फोर्स हटा दो, अब उसकी इलास्टिसिटी की जो प्रॉपर्टी है उसको वापस ओरिजिनल शेप में लाने की कोशिश करती है। अब यार कुछ मटेरियल्स ऐसे हैं जो एकदम ओरिजिनल शेप में आ जाते हैं, ओके। कुछ मटेरियल ऐसे हैं जो वापस अपनी ओरिजिनल शेप रीगेन करने में टाइम लगा देते हैं। अब यही है तुम्हारा इलास्टिक आफ्टर इफेक्ट। इलास्टिक आफ्टर इफेक्ट, जो मटेरियल्स एकदम आ जा रहे हैं वापस अपनी ओरिजिनल शेप में, उनका इलास्टिक आफ्टर इफेक्ट कम है। जो थोड़ा देर लगाकर आ रहे हैं, मतलब टाइम ले आ जाते हैं लेकिन टाइम थोड़ा सा ज्यादा लगा देते हैं, कुछ बहुत ही ज्यादा टाइम लगा देते हैं। आप उसमें स्ट्रेन दोगे, छोड़ दोगे, डिफॉर्मिंग फोर्स हटा दोगे, तो ये नहीं है कि उसी वक्त ये अपनी ओरिजिनल शेप में आ जाए। कुछ मटेरियल ऐसे हैं कि जो एकदम ही आ जाते हैं। स्टील हमने बोला था खूब इलास्टिसिटी है उसमें, क्वार्ट्ज फाइबर है खूब इलास्टिसिटी है उसमें, कि जी उसमें आप डिफॉर्मिंग फोर्स हटाने की क्या जरूरत है, वो साथ के साथ ही आपके डिफॉर्मिंग फोर्स को बैलेंस करते जा रहा है, हटाना तो दूर की बात है। कुछ ऐसे हैं कि अपने उसमें डिफॉर्मिंग फोर्स हटा भी दिया, खींचा, छोड़ दिया, वो धीरे 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 अपनी शेप वापस गेन कर लेंगे। यार इसको कहते हैं इलास्टिक आफ्टर इफेक्ट। टाइम का कंसेप्ट आ गया, जो ज्यादा टाइम ले रहे हैं उनमें इलास्टिक आफ्टर इफेक्ट ज्यादा है, जो कम ले रहे हैं उनमें कम है, ओके। नोट्स दिए हुए भैया, नोट्स में पढ़ लेना। अब इसमें क्या बताऊं इससे ज्यादा, वैसी किताबों में दिया होता है तो मैंने कहा डिस्कस करा देते हैं। एक वर्ड आएगा यार इलास्टिक फटीग। देखो फटीग वर्ड आया, थकान हो जाना, कहते हैं ना, कई बार यूज करते हैं कि आई एम फीलिंग फटीग्ड, फटीग फील हो रही है, मतलब थक जाना, थकान हो जाना, वहां पे ये टर्म यूज होती है। इंग्लिश का वर्ड है, आम यूज होता है। अब यहां पे भी उस अंग्रेजी के वर्ड का यूज कर लिया, फटीग। अब इलास्टिक फटीग का कंसेप्ट ये है, ये हो गया भाई इलास्टिक फटीग देख रहे हैं, ठीक है। अब एक बस पॉइंट, इलास्टिक फटीग डिस्कस कर रहे हैं, ध्यान देना बेटा। मान लो अपने पास यार एक वायर है कोई, ठीक है, उस पे मैंने कोई भी चीज
हैंग कर रखी है, कोई डिस्क हैंग कर दी, कोई छोटा सा भारी वेट हैंग कर दिया। अब यार अगर मैं इसको खींचना नहीं है, ट्विस्ट देनी है, इसको रोटेशन देता हूं, इसको ऐसे, तो यार वायर में भी बल पड़ जाएगा, ट्विस्ट पड़ेगी कि नहीं वायर में? वायर में ट्विस्ट पड़ेगी, ट्विस्ट। आप इस पे टॉर्क लगा रहे हो तो वायर में एक रीस्टोरिंग टॉर्क डेवलप होगी। यार देखो, खींचोगे तो फोर्स लगाते हो, वापस ओरिजिनल शेप में आने के लिए उसमें एक रीस्टोरिंग फोर्स डेवलप होता है। यहां पे इसको रोटेट कर रहे हो तो इसमें बल पड़ जाएगा भाई। जैसे छोड़ोगे ये वापस घूम के अपनी ओरिजिनल शेप में या अपनी ओरिजिनल पोजीशन में आने की कोशिश करेगी वायर। अच्छा, वापस घूम के क्यों आई? क्योंकि इसमें रीस्टोरिंग, बस अब मैं फोर्स नहीं यूज करूंगा वर्ड, रीस्टोरिंग टॉर्क वर्ड यूज करूंगा, क्योंकि जब मैंने इसको रोटेट कराया तो खींचूंगा तो मैं फोर्स लगा रहा हूं, छोड़ूंगा तो वापस उसको फोर्स ही वापस लेके जा रहा है, वो रिस्टोरिंग फोर्स था। यहां पर मैंने इसको ट्विस्ट दिया, मान ले ये जो मेरे हाथ में वेट पड़ा, मैंने 1 2 3 4 बार इसको मरोड़ दिया, फिर छोड़ दिया, ये घूम के वापस अपनी ओरिजिनल शेप गेन कर लेगा। करके देखना, कभी रस्सी से बांध के देख लो, ओरिजिनल शेप वापस घूम के वापस आती है अपनी ओरिजिनल शेप में। अब ये भी आएगी क्योंकि मैंने इसको टॉर्क दी, इसमें रिस्टोरिंग टॉर्क दी, चलो आ गई, ठीक हो गया। मैंने फिर किया, फिर से उसको रोटेट किया 2 बार 3 बार 4 बार, फिर छोड़ा, वो फिर घूम के वापस आ गई अपनी ओरिजिनल शेप में। मैंने तीसरी बार किया, फिर छोड़ा, वो फिर घूम के अपनी ओरिजिनल शेप में आ रही। भाई चौथी बार भी किया, फिर 4 बार रोटेशन दी, छोड़ा, वो घूम के फिर अपनी ओरिजिनल शेप में वापस आई, मैं हट ही नहीं रहा। मैंने 5वीं बार भी किया, दी रोटेशन उसको, फिर छोड़ा, वो रोटेट कर कर अपनी पोजीशन में वापस आ गई, मैं हट नहीं रहा, मैं करे जा रहा हूं। 10 बार कर चुका हूं, 20 बार कर चुका हूं कि क्या करता हूं, इसको रोटेशन देता हूं 5-7 बार, छोड़ देता हूं, वापस आ जाती है, फिर रोटेशन देता हूं, फिर छोड़ देता हूं, फिर वापस आ जाती है। यार मैं तो थक नहीं रहा, ये वायर है ना, ये थक जाएगी। अगर आप कंपेयर करो कि जब फर्स्ट या सेकंड टाइम आपने रोटेशन देके उसको छोड़ा था तो वो घूम के अपनी ओरिजिनल पोजीशन में आ गई, और जब आप 20वीं बार 21वीं बार भाई 30वीं बार रोटेट कर कर उसको छोड़ रहे हो तो अपनी ओरिजिनल पोजीशन में वापस आ रही है। लेकिन पहली बार और 20वीं बार में काफी फर्क होगा। पहली बार की रोटेशन में जब छोड़ा था तो एकदम ही वापस आ गई थी, जब उसको 20वीं बार रोटेट कर चुके हो आप, 21वीं बार छोड़ोगे तो वापस तो आएगी, लेकिन पहले के कंपैरिजन में उसके वापस आने का टाइम पीरियड ज्यादा लग जाएगा। भाई बार बार इसको मरोड़ने से इसकी इलास्टिसिटी कम हो गई, इसकी इलास्टिक स्ट्रेंथ क्या हो गई, कम हो गई, वो थकी थकी से वापस आ रही है। इसीलिए यहां पे वर्ड इलास्टिक फटीग यूज किया है। पॉइंट ये है कि आप रिपीटेड अल्टरनेटिव स्ट्रेन्स दो। क्या वर्ड यूज किया, एक तो रिपीटेड और दूसरा मैंने अल्टरनेटिव, कि वो जब आपने उसको छोड़ा वो वापस आ गई, फिर दूसरी टाइप रोटेट कर दो फिर वापस आएगी, फिर इस टाइप रोटेट करो फिर वापस आएगी, दूसरी टाइप रोटेट करो, भैया उसकी स्ट्रेंथ काफ़ी कम हो जाएगी और वो वापस अपनी ओरिजिनल शेप गेन करने में टाइम लगाएगा। इसी को हम क्या कहते हैं, इलास्टिक फटीग। मैं डेफिनेशन नहीं लिखवाऊंगा, जाके नोट्स में पढ़ लेना, नोट्स आपको दिए हुए हैं, ऐसे नहीं दिए, एक बार बोल दूंगा बस कि इलास्टिक फटीग क्या है। इट इज द लॉस इन स्ट्रेंथ ऑफ अ वायर, लॉस इन स्ट्रेंथ या लॉस इन इलास्टिसिटी। तो इट इज लॉस इन स्ट्रेंथ ऑफ अ वायर ड्यू टू रिपीटेड अल्टरनेटिव strains, due to repeated alternative
स्ट्रेन्स। भाई अगर एक वायर है उसको तोड़ना हो ना, खींचते रहो खींचते रहो खींचते रहो, टूटती नहीं है। लेकिन प्लास से पकड़कर उसको 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 कर दो, वहीं से थोड़ी देर में टक कर टूट जाती है। क्या कर रहे हो तुम रिपीटेड अल्टरनेटिव स्ट्रेन्स दे रहे हो, एक बार ऊपर नीचे ऊपर नीचे ऊपर नीचे, भैया वो थक जाएगी, मर जाएगी, टूट जाएगी। दिस लॉस इन स्ट्रेंथ या लॉस इन इलास्टिसिटी ड्यू टू रिपीटेड अल्टरनेटिव स्ट्रेन्स इज टर्म्ड एज इलास्टिक फैटिग। ना जी। अब ये भी देख लेना, ऐसी एक और टर्म दे रखी होगी बुक्स में, इलास्टिक हिस्टेरिसिस। बेटा यार हिस्टेरिसिस वर्ड का अगर जाकर मीनिंग देखते हो डिक्शनरी में तो होता है लैगिंग इफेक्ट। ठीक है, लैगिंग इफेक्ट। लैगिंग इफेक्ट मतलब थोड़ा पीछे रह जाना। ओके, तो हिस्टेरिसिस का मतलब है लैगिंग इफेक्ट। यहां पे मैं हिस्टेरिसिस जहां पे भी वर्ड यूज होगा ना, फिजिक्स में हिस्टेरिसिस जहां पे भी वर्ड यूज होगा तो हमें ना एक हिस्टेरिसिस कर्व बनाना पड़ेगा। जहां पे भी हिस्टेरिसिस का वर्ड यूज होगा वहां पर हमें हिस्टेरिसिस कर्व बनाना पड़ेगा। तो कर्व की तो बात आएगी। तो हम यार ग्राफ बना रहे थे कि एक तरफ स्ट्रेन है, एक तरफ क्या है, स्ट्रेस है। ठीक है, एक तरफ स्ट्रेन एक तरफ स्ट्रेस। हमने बोला था कि यार वैसे तो ग्राफ ऐसे बनता है, फिर थोड़ा सा इधर भी चले जाता होता है, आगे चल के तो यील्ड पॉइंट ये सब आ जाएंगे। यहां तक क्या था, प्रोपोर्शनल लिमिट। ये क्या थी, इलास्टिक लिमिट। हम इलास्टिक लिमिट क्रॉस नहीं कर रहे हैं, इलास्टिक लिमिट क्रॉस नहीं कर रहे। तो भाई स्ट्रेस बढ़ाओगे स्ट्रेन भी बढ़ जाएगी, स्ट्रेन बढ़ाओगे स्ट्रेस बढ़ जाएगी, ऐसे करके ग्राफ होता है। अच्छा, स्ट्रेस कम करोगे स्ट्रेन कम हो जाएगी। डायरेक्टली प्रोपोर्शनलिटी आ रही है, बढ़ने से बढ़ेगी कम होने से कम हो जाएगी। अब कई बार क्या होता है, कई बार क्या ज्यादातर बात कि ठीक है आपने स्ट्रेस बढ़ाई स्ट्रेन इतनी, स्ट्रेस बढ़ाई स्ट्रेन इतनी, लेकिन यार अगर आप स्ट्रेस बढ़ा रहे हो स्ट्रेन बढ़ रही है, स्ट्रेस बढ़ा रहे हो स्ट्रेन बढ़ रही है, ऐसे करके ग्राफ जा रहा है, तो जब आप वापिस आओगे ना, वापिस मतलब स्ट्रेन कम कर रहे होगे, मान लो आप स्ट्रेन क्या कर रहे हो, कम कर रहे हो, तो जरूरी नहीं है कि अगर ये पाथ फॉलो हुआ है तो आते वक्त भी यही पाथ फॉलो होगा। ये बैक आते वक्त दूसरा पाथ फॉलो, पाथ का मतलब वैल्यूज डिफरेंट फॉलो करते हुए आएगा। ये जाते वक्त इस वैल्यू पे इतनी, इस स्ट्रेन पे इतनी स्ट्रेस थी, इस स्ट्रेन पे इतनी स्ट्रेस थी, इस स्ट्रेन पे इतनी स्ट्रेस थी। अब जब आप बैक आ रहे हो तो जरूरी नहीं है उसी स्ट्रेन पर उतनी ही स्ट्रेस होगी। हाँ इतना है, कमी हो रही है तो दूसरे में भी कमी आएगी, लेकिन ये नहीं है कि पहले जितनी स्ट्रेस थी और उस वक्त जितनी स्ट्रेन थी तो बैक आते वक्त उस स्ट्रेस पे वो स्ट्रेन, ऐसे को गारंटी नहीं होती है। अब फिर से करोगे तो फिर वो जो पहले पाथ फॉलो किया था वो नहीं होगा। अब यही जो फर्क है ना, इसी को क्या कहते हैं, हिस्टेरिसिस, लैगिंग इफेक्ट। कि जी एक बार कर दिया आपने, जब बैक आ रहे हो तो कोई एक चीज दूसरे से पीछे रह रही है, स्ट्रेन स्ट्रेस से पीछे रह रही है, वो उतना मैच करते हुए नहीं आ रही कि आपकी स्ट्रेस जीरो भी हो गया तो भी थोड़ी बहुत स्ट्रेन रह जाएगी। वही हम कर रहे थे ना कि इलास्टिक आफ्टर इफेक्ट, कि आपने स्ट्रेस जीरो कर दी फिर भी थोड़ी बहुत स्ट्रेन बच रही है, वो टाइम लगाकर वापस आ रही है। आपने तो स्ट्रेस जीरो कर दी लेकिन स्ट्रेन अभी भी है, स्ट्रेस जीरो लेकिन स्ट्रेन अभी भी है। वो टोटली ओरिजिनल शेप में एकदम आपके स्ट्रेस जीरो करते वक्त नहीं आई है। तो मतलब लैगिंग होती है। इस कंसेप्ट को ही क्या कहते हैं, हिस्टेरिसिस। स्ट्रेस वर्सेस स्ट्रेन कर्व बनाओगे, स्ट्रेस वर्सेस स्ट्रेन कर्व बनाओगे रिपीटेड अल्टरनेटिव स्ट्रेन्स के लिए। आपने पहले स्ट्रेन दी, मतलब स्ट्रेन प्रोड्यूस करवाई स्ट्रेस लगाकर, फिर डी स्ट्रेन की,
फिर से स्ट्रेन दे रहे हो, फिर से डिस्ट्रेन कर रहे हो, मतलब स्ट्रेन 0 कर रहे हो, तो ये कभी भी ऐसे नहीं होगा कि जी ये जाते वक्त हुआ ये वैल्यूज, आते वक्त यही, ऐसे नहीं कभी भी होगा यार। हमेशा चलो ठीक है जाए गए, आते वक्त कोई और ग्राफ फॉलो, पाथ फॉलो होगा, फिर से करोगे फिर कोई फॉलो होगा, हाँ उसके बाद फिर ये सेटिंग सी बन जाएगी, ग्राफ सा बनेगा ऐसा। इसको कहते हैं हिस्टेरिसिस, कंसेप्ट ऑफ इलास्टिक हिस्टेरिसिस। अब इसके भी कई यूजेस हैं इलास्टिक हिस्टेरिसिस के लिए। उसके लिए मैंने बोला कि नोट्स में से पढ़ लेना, क्योंकि कई चीजें हैं पढ़ने वाली चीजें हैं, पढ़ के ही फायदा रहेगा। अब हर एक चीज हम लेक्चर में ही डिस्कस करते रहेंगे तो फिर मामला गड़बड़ हो जाएगा। कितने के वीडियो लेक्चर बनाएंगे या कितने के लेक्चर लगाएंगे, जब लाइव भी लगाते हैं ना बेटा, क्लासेस जब लगती है नॉर्मली कोरोना से पहले, तो उसमें भी हम ऐसे ही कराते हैं जो मैं नॉर्मली क्लास में कराता रहा हूं बच्चों को, बस उसी स्टाइल से वीडियो लेक्चर में आ रहा है। तो नॉर्मली हम ये चीजें कह देते हैं कि यार पढ़ लो, रीडिंग वाली बात है, पढ़ लो। ओके, तो पढ़ लेना, क्वेश्चन आते हैं, ये नहीं है कि इनमें से क्वेश्चन आते नहीं है। हम बोर्ड पर उन चीजों को डिस्कस करते हैं जिसका मेरे बिना काम ही नहीं चलना, कि मैं पढ़ाऊंगा तब समझ में लगेगी। या फिर बोर्ड पे मेनली क्या डिस्कस करते हैं, न्यूमेरिकल वाला वर्क डिस्कस करते हैं बोर्ड पर। जो ये रीडिंग वाली बातें हैं वो बच्चों पे अपने आप डाली होती है कि भाई पढ़ लेना, एक दिन डाउट सेशन रख लेंगे, उसमें कर लेंगे, ठीक है जी। तो ये थ्योरी वाला पार्ट अपने आप कर लेना, नोट्स आपको दिए हुए उसमें सब कुछ है। एक इसमें लास्ट में और लिख लो कि एप्लीकेशंस ऑफ इलास्टिसिटी, बेटा कंसेप्चुअल क्वेश्चन आ जाते हैं उसमें। अब ये भी नॉर्मली भी बच्चों को बोला जाता है कि यार एप्लीकेशन रीड कर लो, एक आधा क्वेश्चन वहां से बन सकता है, बाकी कोई नहीं समझ में लगेगी वो बता देंगे आपको। तो ये अपने आप करने वाली चीज है। नोट्स में देखो खूब एप्लीकेशन दी होंगी कि इलास्टिसिटी यहां यूज होती है, वहां यूज होती है, कई चीजें होंगी, वो अपने आप करनी है अपने पास। यहां पे बेटा उसको अब डिस्कस करने का टाइम नहीं है, हाँ उसके लिए हम यही करेंगे कि आप पढ़ लो, एक कोई दिन जिस दिन फ्री होंगे डाउट सेशन रख देंगे, उसमें फिर एप्लीकेशंस वैसे तो देखो सारी समझ में लग जाएंगी, अंग्रेजी में लिखी हुई अंग्रेजी आपको खूब आती है। ओके, कोई एक आधा पॉइंट रह गया होगा वो आपको बता दिया जाएगा। अब मेरी तरफ से इलास्टिसिटी क्लोज्ड, न्यूमेरिकल वाला पार्ट चलता रहेगा जब तक आपकी डीपीपीज कवर अप नहीं होती, तब तक खैर इलास्टिसिटी हम चलाते रहेंगे। ओके, थ्योरी वाइज अपनी तरफ से क्लोज है, जो पढ़ने वाली थ्योरी है वो आपने पढ़नी है अपने आप, उसके डाउट आपको बता दिए जाएंगे। बाकी डीपीपीज जब तक नहीं कवर अप होती अपनी, और न्यूमेरिकल की जितनी असाइनमेंट मिली हुई नहीं कवर अप होती, तब तक हम इलास्टिसिटी चलाते रहेंगे। उसके बाद फिर नेक्स्ट पार्ट पर जाएंगे। तो आज के लिए इतना ही है, टोटली थ्योरेटिकल लेक्चर, न्यूमेरिकल करते रहो। अभी तक जो भी आपने किया है वो बेटा सॉलिड्स की बात की है, तो सॉलिड्स की प्रॉपर्टीज चल रही थी, ठीक है। ये टोटली न्यूमेरिकल वाला पार्ट मैंने पिछली बार करवा दिया था, न्यूमेरिकल खूब इंपॉर्टेंट है इसके। ओके, तो करते रहो। आज की क्लोजिंग यही करते हैं, तो फिर से वही बात, थैंक यू वेरी मच, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। मिलेंगे ब्रेक के